प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिस्टार नॉलेज में। प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सामाजिक विज्ञान विषय और राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित है, और ये टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचय के रूप में कार्य करती है। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया था। यहाँ हम 4 शब्दों पर विशेष जोर दे रहे हैं: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। विद्यार्थियों, भारत के संविधान की मसौदा समिति, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, ने ये देखा था, जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय मसौदा समिति ने ये देखा था कि प्रस्तावना, या इसको हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीएम्बल। इस प्रस्तावना को नए राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करने तक ही सीमित होना चाहिए और उसके सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों को संविधान में और विस्तार से समझाया जाना चाहिए। संविधान के निर्माताओं का अंतिम उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य और समतामूलक समाज का निर्माण करना था, जिसमें भारत के उन लोगों के उद्देश्य और आकांक्षाएं शामिल हों जिन्होंने देश की आज़ादी की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में प्रस्तावना को समावेशित करने का प्रयास किया गया था। जैसा कि हम सबको ये बात विदित है कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो इस संविधान के निर्माण के समय जो प्रस्तावना बनाई गई थी, उस प्रस्तावना की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुधा कि ये किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, तो उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। यह उद्देश्य प्रस्ताव या यह संकल्प, इसको संकल्प भी कहते हैं हम, यह संकल्प या प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को रखा गया था। इस संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को जो ये प्रस्ताव रखा गया था, उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो अध्याय में हम संविधान की प्रस्तावना को समझने और उसके मुख्य पहलुओं को रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा भी कहते हैं, और इसको भारत के संविधान की आत्मा कहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में इसमें मौजूद है। संविधान को देखने से पहले यदि हम प्रस्तावना को भलीभांति तरीके से पढ़ें, समझें, तो सारा संविधान का खाका इसमें खींचा गया है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और उस दिन, जिस दिन ये अपनाया गया था, वो था 26 नवंबर की तिथि, उसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि संविधान को भारत में जो लागू किया गया था वो तिथि है 26 जनवरी 1950। उस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। लेकिन
जब 1975 में आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के पीरियड में, उसी आपातकाल की अवधि में सन 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द और जोड़े गए। इस तरह से अब प्रस्तावना में जो नवीन शब्दावली उभर कर आई वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो साथियों, हम जानते हैं इससे, अब हम जान लेते हैं इस पूरी संविधान सभा में जो प्रस्तावना रखी गई है वो है क्या, उसको देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। और वो इस तरह से है, ये उद्देशिका या प्रस्तावना, इसकी शुरुआत इस तरह से होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ जो न्याय की बात हो रही है वो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता इसको दोबारा से हम समझते हैं। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो इस तरह से ये जो प्रस्तावना है, इसको एक बार हम संपूर्ण प्रस्तावना को पढ़ें तो वो इस तरह से होगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमिक को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारी ये हमारी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना में हमें कई बातें हम कई बातें जानते हैं। प्रस्तावना जिन मुख्य विचारों के बारे में हमें जानकारी देती है उनमें हम शामिल कर सकते हैं संविधान का स्रोत, कि संविधान कहाँ से लिया गया, भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों का विवरण और इसे अपनाने की तिथि। इन सब का ज्ञान हमें इस प्रस्तावना से हो जाता है। इस प्रस्तावना या उद्देशिका में मौजूद विभिन्न शब्द और उनके अर्थ, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं संक्षेप में। तो विद्यार्थियों, भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह शब्द न केवल भारत के संविधान के स्वभाव को दर्शाते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि भारत किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में कार्य करेगा। इन्हीं में एक शब्द है समाजवादी। इसका तात्पर्य इस प्रकार से है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। समाजवाद एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है
जहाँ उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जहाँ राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। यह एक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। सामाजिक दर्शन के रूप में समाजवाद सामाजिक समानता पर अधिक बल देता है। इसलिए ये एक जो समाजवाद शब्द है, ये संविधान की प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अलावा हम इसमें एक शब्द देखते हैं, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। न्याय, यहाँ इस प्रस्तावना में हमने अभी जाना कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय से तात्पर्य यही है। स्वतंत्रता शब्द इसमें आया है, उसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। इसमें हम जान पाएंगे कि नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें। इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। बंधुता शब्द आया है इसमें। इससे बंधुता शब्द से तात्पर्य है कि हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। एक शब्द हमने देखा, समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। गणराज्य शब्द से तात्पर्य है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। पंथ निरपेक्ष शब्द आया है और इससे तात्पर्य इस प्रकार से है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म देश का आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। प्रभुत्व संपन्न शब्द, इस शब्द से तात्पर्य है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। एक शब्द इसमें हमने देखा था, हम भारत के लोग भारत को। इससे तात्पर्य है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। साथ ही प्रस्तावना की जो मुख्य बातें वो और देख लेते हैं हम संक्षेप में। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये इसकी मुख्य बात है। दूसरा, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं, किसी अन्य देश की इसमें अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं है। तीसरी इसकी मुख्य बात है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, जो सन 1957 का है निर्णय, उसमें घोषित किया गया। अगली चौथी बात, इसमें प्रमुख बात इसकी यह है कि बेरूबाड़ी यूनियनवाद जो 1960 का है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका या संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे हैं। ये केरल के संत हैं जिनका निधन हो गया।
अगली इसकी मुख्य बात है, केशवानंद भारती ने ही बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। कुछ मुख्य बातें थी ये, और अंत में हम जान लेते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी खास है। संक्षेप में अंत में हम ये बात जानते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका अपने आप में मनोहर है, क्योंकि यह कुछ हद तक अन्य देशों के संविधान की उद्देशिका से अलग है, क्योंकि इसमें ईश्वर, इतिहास या पहचान का कोई बोझ नहीं डाला गया। इसके द्वारा भारत के लोगों से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का वादा किया गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर और इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी उद्देशिका हमें ये स्वतंत्रता देती है कि हम अपने कृत्यों, अपनी आस्था, अपने विचारों इत्यादि के संबंध में उचित चुनाव कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता देती है। और अंत में कुछ और तथ्य, जैसे संविधान का कुंजी नोट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा था? तो इसका आंसर है अर्नेस्ट बार्कर। एक तथ्य है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और ये मुख्य तथ्य, इनको हम जान लेंगे तो मेरा मानना है कि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में हम आसानी से इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी मनवांछित परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी तरह के एकेडमिक परीक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको ये सामग्री पसंद आई हो तो आगे भी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इस चैनल से। मैं नियमित रूप से आपके लिए ऐसे नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगा। थैंक यू।